बंगाल का देख रहे थे हम लोग 1740 ईस्वी गिरिया का युद्ध हम लोग देख चुके थे। गिरिया का युद्ध जिसमें बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां, ठीक है। गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां, ठीक है। गिरिया के युद्ध में कौन होता है? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां सरफराज को मार के और बंगाल का नवाब बन जाता है। जब नवाब बनता है तो एक टैक्स देना बंद कर देता है मुगल साम्राज्य को, और टैक्स देना बंद कर देता है तो राज्य के उन्नति में अपना पैसा लगाता है, टैक्स का पैसा, ठीक है। और उस समय इसी के समय में अलीवर्दी खां के समय में ही बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। उसके बाद ही अपने दामाद सिराजुद्दौला को गद्दी सौंपता है। सिराजुद्दौला को गद्दी सौंपता है और सिराजुद्दौला को एक चीज़ बताता है कि अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते जैसे हैं, उसको नहीं छेड़ोगे तो शहद देंगे, छेड़ दोगे तो काट काट के खा जाएंगे, मार डालेंगे, ऐसा ही कुछ बताता है। जब सिराजुद्दौला जब बनता है तो 20 जून 1756 इस दिन काल कोठरी की एक घटना होती है। कोठरी, इसके रचयिता कौन होते हैं? जेड हॉलवेल। हॉलवेल इसका रचयिता होते हैं जेड हॉलवेल। इसमें कहा जाता है कि टोटल 146 व्यक्ति, अंग्रेज व्यक्तियों को सिराजुद्दौला ने एक कोठरी में, ऐसा एक कमरा में बंद कर दिया था जिसमें सांस लेने की भी जगह नहीं थी। 146 में से टोटल 23 आदमी बचे थे। 46 का था 23 होता है, ठीक है। 146 में से टोटल 23 आदमी बचे थे। और इस पर जेड हॉलवेल ने ये कहानी सुनाई थी अपने अधिकारियों को कि 20 जून 1756 के रात को सिराजुद्दौला क्या करता है, 146 आदमियों को एक कोठरी में बंद कर देता है, जिसको काल कोठरी कहा गया। अंधेरा कोठरी था जिसमें सांस लेने तक की हवा नहीं थी, ठीक है। उसमें से मात्र अगले दिन सुबह 23 आदमी बचता है, ठीक है। उसके बाद 23 जून 1757 ईस्वी को इससे अंग्रेज अधिकारी गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग अब सिराजुद्दौला से युद्ध करने का प्लान बनाएंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सिराजुद्दौला का एक सैनिक होता है मीर जाफर। जून 1757, ठीक है। इसका एक सैनिक होता है मीर जाफर। सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच युद्ध होगी, पलासी का युद्ध इसको बोलते हैं, पलासी का युद्ध, ठीक है। क्या हुआ, किन घटना से था? ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी था, जो काल कोठरी की घटना था 1 साल पहले 1956 में, उसी के बाद 57 में अंग्रेज युद्ध करते हैं बदला लेने के लिए सिराजुद्दौला से। पलासी का युद्ध होता है। पलासी किस नदी के किनारे? भागीरथी नदी के किनारे। भागीरथी नदी के किनारे। मुर्शिदाबाद भी भागीरथी नदी के किनारे है, ठीक है। पलासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। अंग्रेज का अधिकारी कौन होता है? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इसके बीच ये युद्ध होगा तो इसमें एक किसका सैनिक रहता है? मीर जाफर। युद्ध सिराजुद्दौला जीतता रहता है, लेकिन मीर जाफर बोलता है कि आप जाइए, हम लोग अब युद्ध जीत चुके हैं। सिराजुद्दौला घर लौटते हैं तो तक मालूम चलता है कि मीर जाफर मिला हुआ अंग्रेजों से, ये युद्ध हार जाता है और सिराजुद्दौला को अपना महल छोड़ना पड़ता है। तो पूछ देता है किसके बीच हुआ था पलासी का युद्ध? पलासी को 1757 में हुआ था। सिराजुद्दौला और अंग्रेज की तरफ से सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और मीर जाफर ने धोखाधड़ी की थी। उसके बाद सिराजुद्दौला की जगह पर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाएगा कौन? रॉबर्ट क्लाइव। इसको रॉबर्ट क्लाइव के हाथ की कठपुतली भी कहा जाता है, क्योंकि अब रॉबर्ट क्लाइव जैसे कहेगा वैसे ही करेगा, ठीक है। इनका एक सैनिक भी था मीर मदान और मोहनलाल, वो दोनों इनके साथ मतलब अच्छा व्यवहार किया था, वो युद्ध अच्छे से लड़ा था। सिराजुद्दौला का सैनिक था। मीर जाफर के बाद क्या होता है? इसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का फिर नवाब बनाया जाता है। जब मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है तो मीर कासिम थोड़ा टेढ़ा दिमाग कर रहा था, ये अपनी राजधानी बदल देता है, ठीक है। पहले इसका राजधानी क्या था? सबसे पहले इसका राजधानी ढाका था।
ढाका से मुर्शिदकुली का भागीरथी मुर्शिदाबाद लाइन, भागीरथी नदी के किनारे मुर्शिदाबाद। उसका मीर कासिम इसको लेकर चल जाएगा मुंगेर, मुंगेर जो बिहार का मुंगेर है। कहाँ राजधानी लेके जाएगा? मुंगेर। अब मुंगेर में राजधानी लेके जाएगा और यहाँ पे बंदूक बनाने का, गोला बंदूक बनाने का फैक्ट्री डाल देगा। इससे अंग्रेज नाखुश हो जाएंगे कि बिना ही हम लोग के ऑर्डर पे ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अंग्रेज इसको हटाने का प्रयास करेंगे मीर कासिम को। मीर कासिम बोले अब ऐसे थोड़ी हटेंगे, अब युद्ध होगा। तो प्लासी का युद्ध देख लिए। अब 1764 ईस्वी में होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर कहाँ? बिहार में, ठीक है। 1757 हुआ प्लासी का युद्ध जो काल कोठी की घटना से प्रभावित था। अब 1764 ईस्वी का होगा बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सिराजउद्दौला और अंग्रेज। अंग्रेज का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। वीडियो फ्रेश आ रहा है? 1764 की बात है। ये हो जाता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध होगा। किसके बीच होगा? एक तो जाएगा मीर कासिम, मीर कासिम हो जाएगा। उसके बाद शाह आलम द्वितीय हो जाएगा, इसको अली गौहर कहा गया। आलम सेकंड, इसका दूसरा नाम क्या है? अली गौहर। उसके बाद सिराजुद्दौला सुजाउद्दौला, 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 ठीक है। मीर कासिम, सुजाउद्दौला, ठीक है। ये तीन लोग एक साथ हो जाते हैं, एक साथ मिलकर लड़ेंगे किससे? अंग्रेज से। अंग्रेज का इसमें सेनापति कौन रहता है? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। और इसमें तीनों हार जाते हैं और अंग्रेज इसमें जीत जाता है, ठीक है। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला, तीनों नाम याद रखना है। और अंग्रेज के सेनापति रहता है हेक्टर मुनरो, इसमें तीनों हार जाते हैं। और इसी समय अंग्रेजों का दिल्ली पर कब्जा हो जाता है क्योंकि ये जो है आदमी इस युद्ध में शामिल रहता है, ठीक है। अब इसके बाद होगा 64 जब हो गया, इसमें दिल्ली का शासक भी शामिल रहता है। तो 64 के बाद 1765 ईस्वी आएगा, ठीक है। इसको इलाहाबाद की संधि कहते हैं, इलाहाबाद की संधि। जब युद्ध समाप्त होगा तो एक संधि के तहत कोई भी युद्ध समाप्त होता है। संधि क्या होता है कि आप अब युद्ध हार गए हैं, हमको कोई संधि कीजिए, तो यही इलाहाबाद की संधि होता है। इस संधि में कहा गया था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बिहार में ही पहले झारखंड था, तीनों को जो दीवानी है वो किसको? अंग्रेजों को दे दिया गया। जैसे मतलब टैक्स वसूलने की अनुमति किसको दे दी गई? अंग्रेजों को दे दी गई। यहाँ से अंग्रेज अपना आधिपत्य चालू किए। तो पहला पूछा निर्णायक लड़ाई कौन थी जहाँ से अंग्रेज भारत में हुकूमत चालू किए? तो बक्सर, ठीक है। और शुरुआत किस लड़ाई से हुई थी? तो प्लासी के युद्ध से हुआ था। दोनों क्वेश्चन याद रखना है। निर्णायक लड़ाई पूछे जिसके बाद अंग्रेज भारत में अपना आधिपत्य जमा लिए, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी, क्योंकि इसी के बाद संधि होता है 1765 ईस्वी में, जिसको इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। और इस संधि में फिर रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था, रॉबर्ट क्लाइव को। इस संधि की अंग्रेज की तरफ से कौन आया था? रॉबर्ट क्लाइव। बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी यानी कि टैक्स लेने का जो सिस्टम था वो अंग्रेज के हाथ में चला गया। यानी अब सब कुछ यहाँ कौन देखेगा? अंग्रेज देखेगा, ठीक है। इसके बाद अब अंग्रेज अपना गवर्नर जनरल सब बनाएगा, ठीक है। तो आगे देखना है, अभी एक दो टॉपिक है उसको क्लियर कर लेते हैं। एक मैसूर राज हुआ था जिसके संस्थापक कौन थे? वीडियो है, हम देखते हैं
मैसूर, इसके संस्थापक थे हैदर अली। संस्थापक कौन थे? हैदर अली। 4 आंग्ल मैसूर, आंग्ल मतलब क्या होता है? आंग्ल मैसूर का मतलब क्या हुआ? आंग्ल मतलब तुमको नहीं बताया? आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध पढ़ ली तुम, आंग्ल सब कुछ पढ़ा दिए तुमको, एंग्लो इंडियन बता दिए तुमको, आंग्ल मतलब पते नहीं है, 4 महीने से तुमको पढ़ा रहा है। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का मतलब क्या हुआ? किसी किसी बीच हुआ था फ्रांसीसी युद्ध? तो आंग्ल तो अंग्रेज तुमको नहीं समझ आ रहा है। गोबर रखने दिमाग रख के जाती है का? आंग्ल मैसूर युद्ध होगा 4 गो। वीडियो फ्रेश आ रहा है? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। ठीक है, एक होगा 1767-69, दूसरा होगा 80 से 84, 1780 से 1784, चौथा होगा 1799। ये 2 को याद रखना। जो सेकेंड आंग्ल मैसूर होगा इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, मैसूर राज्य का संस्थापक हैदर अली रहता है और अंग्रेज और मैसूरों के बीच लड़ाई होगी, जिसको आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाएगा। आंग्ल मतलब 20 बार तुमको बता चुका, अंग्रेज याद रखना। जब तुमको नहीं मालूम है तो वीडियो देखती है तो तुम लिखती काहे नहीं है? जब तुमको नहीं मालूम है ये सब चीज तो जब वीडियो में बताया हुआ है तो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जब इसकी मृत्यु होती है, इसका बेटा टीपू सुल्तान शासक बनता है। सेकेंड हैदर अली, मैसूर का संस्थापक हैदर अली, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु होती है। इसके बाद इसका बेटा टीपू सुल्तान बनता है। टीपू सुल्तान जब शासक बनता है तो टीपू सुल्तान की मृत्यु होगी 1799 यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। याद रखना है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है, और वहीं पे ये स्वतंत्रता के वृक्ष लगाया था श्रीरंगपट्टनम में। स्वतंत्रता का वृक्ष एक पेड़ लगाया था जिसका नाम दिया था स्वतंत्रता का वृक्ष, यानी हम लोग स्वतंत्र हैं। ठीक है, वैसा एक पेड़ का नाम दिया था ये। और ये टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का मेंबर था। जैकोबिन क्लब का मेंबर था टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम में इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बादशाह से मुगलों को कहा जाता है, लेकिन इसने भी बादशाह की उपाधि श्रीरंगपट्टनम में ही धारण की थी। वहाँ पे एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और ये जैकोबियन क्लब का मेंबर बना। ठीक है, टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर बोल भी दिया गया। शेरे मैसूर, टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक? हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? टीपू सुल्तान की शेरे मैसूर किसे कहा जाता है? क्या? शेरे मैसूर। मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था? वीडियो फ्रेश आ रहा है? वांडी दिवस का युद्ध कब हुआ था? वांडी दिवस 1760। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी। अब बेदरा का युद्ध 1759। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी। वांडी दिवस बेदरा दोनों एक साथ हुआ था।
डच और अंग्रेज के बीच। सिख साम्राज्य हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। इसमें टोटल कितने गुरु हुए? 10। टोटल इसमें हुआ 10 गुरु। प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक। प्रथम गुरु कौन हुए? गुरु नानक। द्वितीय गुरु हो जाएंगे गुरु अंगद है क्या? द्वितीय गुरु गुरु अंगद। तृतीय गुरु रामदास के अमरदास। तृतीय गुरु इसमें हो जाएंगे अमरदास। चतुर्थ हो जाएंगे रामदास। पांचवा हो जाएगा, पांचवा गुरु कौन सा? अर्जुन देव। छठा हो जाएगा पांचवा अरविंद देव। छठा हरकिशन की हरगोविंद है। छठा हरगोविंद। छठा से याद नहीं रखना है, नौवा पढ़ना है तेग बहादुर। 10वां गुरु गोविंद सिंह। वीडियो फ्लैश आ रहा है? तो टोटल 10 गुरु हुए, जो इम्पोर्टेंट है बता देंगे, दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा अमर रामदास, अर्जुन देव पांचवा, 9वां तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सिख राज का गुरु अंगद, गुरु नानक, ठीक है। कौन थे? गुरु नानक थे, ठीक है। और इनके ही जो अनुयायी हुए, यानी इनको जो मानने वाले जो लोग हुए, वही क्या कहलाए? सिख कहलाए। पहला गुरु गुरु नानक, और इनको मानने वाले इन लोग क्या कहा? सिख कहलाए। इसने 2 चीज स्टार्ट किया, ठीक है, एक संगत और एक पंगत। 2 चीज, एक संगत स्टार्ट की है और एक पंगत। पंगत पंगत को लंगर कहा जाता है, लंगर, ठीक है। संगत और पंगत 2 चीजें स्टार्ट की। पूछता है क्वेश्चन कि संगत कौन स्टार्ट किया था और पंगत कौन? संगत मतलब ये हो जाएगा धर्मशाला, इसको बोलते हैं धर्मशाला, ठीक है। प्रथम गुरु गुरु नानक हो गए सिखों के, टोटल 10 गुरु हुए थे। दूसरा गुरु अंगद, पांचवा याद रखना है गुरु अर्जुन देव, 9वां तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह, इतना याद रखना है, ठीक है। तो प्रथम जो गुरु हुए गुरु नानक, संगत और पंगत स्टार्ट किया। संगत मतलब धर्मशाला, पंगत मतलब लंगर होता है। तो एक धर्मशाला टाइप का रहेगा, उसमें हर दिन लोग क्या करेंगे? खाने के लिए फ्री में। लंगर मतलब क्या होता है? फ्री में भोजन प्रोवाइड करना, भोजन देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोग फ्री में रोज खाने यहाँ पे आते थे। इनके अनुयायी लोग यहाँ पे क्या आते थे? धर्मशाला में रोज फ्री में खाने आते थे। तो ये एक लोग के लिए संस्था का काम करने लगा, जिससे क्या हुआ कि इनके जितने अनुयायी थे प्रत्येक दिन एक दूसरे से क्या करते थे? मिलते थे, लंगर के ही सहारे, लेकिन मिलते थे। जो भी लोग फ्री में खाना खाने आते थे वो क्या एक दूसरे से मिलते थे, एक संस्था का ही काम करने लगा, ठीक है। तो संगत और पंगत 2 चीजें खोले थे, ठीक है। इसको गुरु का लंगर भी कहा जाता है, अभी बता दिए, लंगर इसको कहा जाता है, ठीक है। गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में हो गई थी। क्वेश्चन नहीं पूछता है लेकिन याद रखना, गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में हो गई थी। गुरु अंगद की बात किया जाए तो इनका बचपन का नाम क्या था? लहना था। लहना, इनका बचपन का नाम क्या था? लहना था। गुरु अंगद के बचपन का नाम क्या था? लहना। जो गुरुमुखी लिपि है, जैसे हम लोग की देवनागरी लिपि होती है, ये लोग की क्या होती है? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि। हम जो लोग ये भी लिख रहे हैं, किस लिपि में लिख रहे हैं? देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं, ठीक है। एक रोमन होता है और एक क्या होता है? देवनागरी होता है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि भी था, वो था अशोक के समय, ठीक है। तो अभी जो हम लिख रहे हैं गुरुमुखी, अभी जो लिख रहा है देवनागरी लिपि में लिख रहा है, लेकिन इनका जो लिपि था, सिखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी लिपि। और इसका शुरुआत किसने किया? गुरु अंगद ने किया। गुरु गोविंद का, गुरु अंगद। इसके दूसरे गुरु ने गुरुमुखी लिपि का स्टार्ट किया, ठीक है। अब अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि सिख धर्म की स्थापना के समय या गुरु नानक किसके समकालीन थे? तो ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। बाबर और हुमायूं, ये दोनों याद रखना है क्वेश्चन। अब पूछ दिया कि सिख धर्म की स्थापना किसके समय हुई थी? बाबर और हुमायूं के समय हुई थी। और गुरु नानक भी पूछ दिया किसके समकालीन थे, मतलब किसके समय के थे? बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, ठीक है। उसके बाद गुरु अमरदास होते हैं।
उसका गुरु रामदास होते हैं। ठीक है, गुरु अमरदास और गुरु रामदास होते हैं। ठीक है, गुरु अमरदास से अकबर भेंट करने आता है और गुरु रामदास की पत्नी होती है बीबी भानी, उनको कहा जाता है बीबी भानी। इन्हीं को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। मुगल साम्राज्य का जो अकबर था, बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान में दिया था और यहीं पे अमृतसर नामक नगर बसाया गया। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। अमृतसर नामक नगर बसाया गया जो अकबर जमीन दिया था, रामदास बसाए। ठीक है, गुरु अर्जुन देव की बात किया जाए तो गुरु अर्जुन देव क्या करेगा कि अमृतसर जो नगर था जो बसाए थे, वहाँ पे एक जलाशय खुदवाएगा। जलाशय यानी ऐसा जिससे जो वहाँ का गोल्डन टेम्पल कहीं फोटो में देखी है, बीच में पूरा पानी है और बीच में एक गोल्डन टेम्पल है जो सोने के कलर का है। तो जलाशय खुदवाने वाला कौन है? गुरु अर्जुन देव। और वहाँ पे हरगोविंदर साहिब का बिल्डिंग जो है जिसको गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, उसको हरगोविंदर साहिब भी कहा जाता है। ठीक है, उसका निर्माण कराता है। ठीक है, और इसको कौन मार देगा? गुरु अर्जुन देव को जहांगीर मारेगा। क्यों? खुसरो की सहायता करने के लिए। ठीक है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मुगल साम्राज्य में कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर मार देता है क्योंकि खुसरो का सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब मार देगा। ये 9वें गुरु थे। क्यों? इस्लाम नहीं स्वीकार करते हैं। गुरु तेग बहादुर को कौन मार देगा? मरवा देगा औरंगजेब। अब हुए गुरु गोविंद सिंह, अंतिम गुरु थे और 10वें गुरु थे। क्वेश्चन या तो इनसे पूछता है, नहीं तो जितना जितना पता है इसी में से क्वेश्चन पूछेगा। 10वां गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह बहुत ऐसा अलग अलग काम किए, जैसे 5 के कर दिए। गुरु गोविंद सिंह 5 के अनिवार्य कर दिए। ठीक है, कि हर सिख को नाम के पीछे सिंह सब जोड़ना है, वो कर दिए। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ये थे खालसा पंथ की स्थापना करते हैं, खालसा पंथ। और 5 की अनिवार्य कर देते हैं। 5 का इसको लिख दिया। एक मतलब केस, जो भी सिख धर्म में बड़े बड़े केस रखेंगे। दूसरा कंघा, 5 के का मतलब बता रहे हैं। 5 क का मतलब क से फिर कंघा तो कहीं रखेंगे। ठीक है, कृपान, अपने साथ हमेशा कृपान मतलब चाकू रखेंगे। ठीक है, काड़ा, अपने हाथ में हमेशा एक काड़ा पहनेंगे। और 5वां हो गया कच्छा। तो ये 5 किए ये अनिवार्य किए। कौन? गुरु गोविंद सिंह। ये कहाँ के निवासी थे? पटना। कहाँ के निवासी थे? पटना के निवासी थे। ठीक है, तो खालसा पंथ की स्थापना और 5 के अनिवार्य कर दिया। ठीक है, ये अपने आप को सच्चा पादशाह का है। सच्चा पद पूछ देता है कौन से गुरु को सच्चा पादशाह कहा जाता है? गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पादशाह कहा जाता है। ये फिर अपने नाम के पीछे सिंह शब्द लगाना, बोले कि सबको अनिवार्य है, जितने भी सिख धर्म के लोग अपने नाम के पीछे क्या लगाएंगे? सिंह शब्द लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, इनके 2 बेटा हुए। इनका जन्म के बारे में पूछेंगे। जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी। बहुत ईवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, जन्म के बारे में बार बार पूछा। गुरु गोविंद का जन्म पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना 5 के नाम पीछे सिंह सब जोड़ना। ठीक है, सच्चा पादशाह अपने आप को कहते थे। ठीक है, उसके बाद इनके बारे में और क्या है? एक किताब भी लिखे थे। कौन सा? जफरनामा। जफरनामा, ये भी याद रखना है, कहीं पूछ लेता है, पूछा नहीं अभी तक। जफरनामा गुरु गोविंद सिंह का एक किताब था। क्या था? जफरनामा था। ठीक है, इनके 2 बेटा थे, एक जोरावर सिंह और एक कौन थे? फतेह सिंह। इनके 2 बेटा थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। मुगल साम्राज्य में एक सरहिंद का वाजिर था। ठीक है, उसका नाम क्या रहता है? वाजिर खां। वाजिर खां।
ये सरहिंद का फौजदार रहता है। कहाँ का रहता है? सरहिंद। सरहिंद की लड़ाई कब हुई थी? किसके बीच हुआ था सरहिंद की लड़ाई? सरहिंद की लड़ाई 58 में हुआ था। 58 में हुआ था कि 55 में हुआ था? हाँ, 55 किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी और बट हिंद की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, फ्रांसीसी और अंग्रेज में हुआ था। तो सरहिंद का फौजदार था वाजिद खां, और इनके दोनों बेटों को ये दीवार में चिनवा देता है, दीवार के अंदर रख ऊपर से प्लास्टर करवा देता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, इनकी जो मृत्यु होती है नादेड़ नामक जगह पे होती है। गुल खां नामक एक पठान होता है, गुल खां, ये बस ये याद रखना है। मृत्यु कहाँ होती है? नादेड़ नामक जगह पर होती है। गुल खां नामक पठान होता है, वहीं इनको मार देता है। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में इतना। जफरनामा लिखे थे, 1666 में इनकी जन्म हुई थी, पटना में जन्म हुआ था। और सरहिंद के फौजदार वाजिद खां, इनके दो बेटे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, दोनों को दीवार में चिनवा देता है। और इनकी मृत्यु गुल खां नामक पठान ने कर देती है, नादेड़ नामक जगह पे। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट है, लेकिन नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछता, बीपीएससी में पूछता है। ठीक, उसके बाद इनके बाद एक टोटल 10 ही सिख संप्रदाय में गुरु हुए, लेकिन ये कहते हैं बंदा बहादुर, बंदा बहादुर। ठीक है, ये बंदा बहादुर बदला लेंगे किससे? जो सरहिंद का जो फौजदार होता है वाजिद खां, उसको ये मारेंगे। और किसका बदला लेंगे? फतेह सिंह और जोरावर सिंह का मौत का बदला लेंगे। ठीक है, और ये वहाँ पे लाखों सैनिकों को मारते हैं। शाहदरा में शाहदरा को कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, कत्लगढ़ी। ठीक है, यहाँ पे लाखों मुगल सैनिकों को बंदा बहादुर मारते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम कत्लगढ़ी दिया गया। ठीक है, शाहदरा नामक जगह पे। ठीक है, यहाँ से सिख साम्राज्य का डिक्लाइन चालू हो जाता है, सिख समाज धीरे धीरे नीचे गिरना स्टार्ट होता है। उसके बाद आते हैं महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा जो रंजीत सिंह होते हैं, इनके पास एक क्वेश्चन आता है कि एशिया का उस समय का एशिया का सबसे बड़ा सैनिक इन्हीं के पास था। टोटल कंटिनेंट कितने हैं पूरे वर्ल्ड में? हाँ, पूरे वर्ल्ड में कितने कंटिनेंट हैं? 28 कंटिनेंट। भारत में कितने राज्य हैं? 28। कंटिनेंट कितने हैं टोटल वर्ल्ड में? पूरे संसार में कितने महाद्वीप हैं? आगे पढ़ती है पीछे साहब भोर पर ले चलती है। एशिया का सबसे बड़ा सेना इनके पास था। और जो चीज नहीं याद है कॉपी में लिख के कहाँ नहीं याद करती है, खाली सुनने से याद हो जाएगा। जब तुमको नहीं याद है जो चीज बोल रहा है तो कॉपी में उसको लिख लो। तो 10 बार वीडियो देखोगी 10 बार में तुम नहीं याद कर पाएगी। याद रखना इस चीज को, जो चीज बोल रहा है तुमको नहीं तुमको पता है कॉपी में लिख लो। तुमको लगता है हमको याद नहीं होगा, कॉपी में लिख लो। और याद होगा तो जिंदगी भर के लिए याद रहना चाहिए, तभी उसको छोड़ना। इसमें एक राजा होते हैं, राजा रंजीत सिंह। और एशिया का उस समय सबसे बड़ा सैनिक इनके पास था। ठीक है, लाहौर इनका राज्य क्या था? लाहौर जो आज पाकिस्तान में है, पेशावर
मुल्तान, सबसे इनका ये सब राज था, ठीक है, जो आजकल पाकिस्तान में है। अभी ये सब पाकिस्तान में है, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, ठीक है। तो इनके पास बंदा बहादुर के बाद मुगल से सिख साम्राज्य का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक इनके दादा होते हैं चरत सिंह, ये रंजीत सिंह के दादा होते हैं। तो बंदा बहादुर का जब डिक्लाइन होता है, तब टोटल जो सिख साम्राज्य राज है उसको 12 मिसलों में बांट दिया जाता है। 12 मिसल, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कितने मिसल में बांटा गया है। 12 मिसल में बांटा गया है, जिसमें एक शुकर चकिया मिसल होता है, शुकर चकिया मिसल। इसी शुकर चकिया मिसल के हेड कौन होते हैं? चरत सिंह, ठीक है। टोटल 12 मिसलों में बांटा गया है और इनके दादा रंजीत सिंह के दादा होते हैं चरत सिंह। तो 12 मिसलों में से जो शुकर चकिया मिसल है उसको हेड बना देते हैं रंजीत सिंह, ठीक है। याद रखना है कि पूछ देता रंजीत सिंह किस मिसल से थे, तो तुमको नहीं मालूम है तो कॉपी में लिख लेना है। जितना लिखाते हैं, जितना बोलते हैं, सब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, या आया हुआ है। जो बोर्ड पे लिखते हैं उसी को नहीं लिखना है, याद करना है। टोटल कितने मिसल थे? 12 मिसल थे। उसको हेड बनाते हैं चरत सिंह, शुकर चकिया मिसल को। और ये रंजीत सिंह के दादा होते हैं, उसका रंजीत सिंह महाराजा बनते हैं। लाहौर, पेशावर, मुल्तान इनका राज होता है, ठीक है। कश्मीर उश्मीर रहता है, ठीक है। रंजीत सिंह का जो विदेश मंत्री होता है वो फकीर अजुद्दीन होता है। पूछ देता है कभी क्वेश्चन, नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछेगा। और इसका जो वित्त मंत्री होता है वो कौन होता है? दीनानाथ होता है। विदेश मंत्री फकीर अजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ होता है, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज और सिखों के बीच संधि होगी। धीरे धीरे रंजीत सिंह का वर्चस्व कम होता है, अंग्रेज और सिखों के बीच क्या होगी? संधि होगी, ठीक है। रंजीत सिंह के साथ भी संधि होता है। चार्ल्स मेटकॉफ उसका मध्यस्थता करता है, उतना नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। यहीं तक रहने दो, कल से कंपनी का दिन गवर्नर जनरल बताएंगे। तो है नहीं तुमको।